यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 पार्ट 3। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 पार्ट 2 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। एग्जामिनेशन की डेट 13/1/2019 को कंडक्ट हुआ था। समय 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। अभियुक्त को किया जाएगा दोष मुक्त। ये सीआरपीसी की धारा 321 के अनुसार न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक लोक अभियोजक का अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है तो अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। उस मामले के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को। अंडर सेक्शन 428 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, which of the following period of detention undergone by the accused shall be set off against the sentence of imprisonment in a case? Period of detention undergone during investigation and trial of that cause। सीआरपीसी की धारा 428 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उस मामले के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ये पूछा गया था कि जब मृत्युकालीन कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में मुख्य परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब प्रश्न बात पर्याप्त रूप से साबित है? अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन a leading question may be asked during examination in chief with the permission of the court? साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से ही साबित हो चुके हैं सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। आंसर इसका जब प्रश्नगत बात पर्याप्त रूप से साबित है तब पूछे जा सकते हैं। साझेदारों के मध्य हुई संविदा के मध्य दिन साझेदारी फर्म विघटित होगी। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार उपरोक्त वर्णित तीनों प्रकार से फर्म का विघटन हो सकता है यदि वह किसी नियत समय के लिए गठित की गई हो तो इस अवधि के अवसान पर, यदि वह एक या अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने पर, किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर। उपरोक्त सभी प्रश्न सही हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला क्या कहलाता है? बेली उपनिहिती कहलाता है। ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा
के अनुसार खोए हुए माल को पाने वाला उपनीति कहलाता है। जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त प्रश्न का विकल्प ए धारा 15 से संबंधित है तथा शेष विकल्प धारा 20 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज ठहराया गया? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। निम्नलिखित किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है? भोग बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58D के अनुसार भोग बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत घोषित किया जा सकता है यानी शून्य घोषित किया जा सकता है यदि पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में हो। एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर के भरण पोषण निम्न विधि में से प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई निम्नलिखित कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है कार्रवाई को दूषित करती हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436A एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध अन्वीक्षा लंबित है की जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है यदि वह अन्वीक्षाधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि को निरोध भुगत चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? धारा 3 में साक्ष्य अधिनियम में के अनुसार एक मानचित्र शिलामुद्रित शब्द शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है जबकि उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया है दस्तावेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अनुसार सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वर्ग हैं। दंड न्यायालय के सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालयों के वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 16, क्या किसी सेशन न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश न हो? है। धारा 209 के साथ पठित धारा 193 के अधीन जब किसी अपराध की बाबत कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है तब वह अपराध का संज्ञान करता है न कि अभियुक्त का, और जब एक बार कुछ अभियुक्त के विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश के परिणाम स्वरूप मामला समुचित रूप से सेशन न्यायालय में विचारण हेतु आ जाता है तब धारा 319(1) के अधीन
प्रदत्त शक्ति के अनुसार सेशन न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसके समक्ष अभियुक्त नहीं है आरोप पत्र और उसके साथ पेश की गई दस्तावेज पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त के रूप में जोड़ सकता है और उस व्यक्ति अन्य अभियुक्तों के साथ उस अपराध के लिए विचारण कर सकता है जो विचारण के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 17। आज सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है, वह वाराणसी में कारोबार करता है। वह सहारनपुर में अपने अभिकर्ता के माध्यम से आज से 100 कुर्सियां खरीदता है और सहारनपुर में 100 को उनका परिधान करने को आज से अपेक्षा करता है। वह खरीदी गई कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल हो जाता है। या तो सहारनपुर में या वाराणसी में वाद दायर कर सकता है। ये सीपीसी की धारा 20 के अनुसार हर वाद ऐसे न्यायालय में संसित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है अथवा वाद हेतु पूर्णतया भागतया पैदा होता है। या तो सहारनपुर में या वाराणसी में वाद दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। रुपया 50,000 के वार्षिक भाटक पर एक परिसर 5 को किराए पर देता है। पूर्ण वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 का भाटक बकाया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है। केवल 2014 और 2015 के बकाया भाटक हेतु वर्ष 2018 में बा के विरुद्ध वाद ला सकता है। बाद में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु बा के विरुद्ध वाद ला सकता है। ये सीपीसी के आदेश 2 नियम 2(3) के अनुसार एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाज़त के बिना करता है तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। प्रश्न के अनुसार आप बाद में पृथक वाद द्वारा 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु बा के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है। प्रश्न 19। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ और वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है, 115 में अनुपूरक या अनुदान विधेयक है, 116 में लेखानुदान विधेयक है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 316 में दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले किसी भवन के किराएदार धर्म से हिंदू की मृत्यु के पश्चात कौन अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में किराएदारी उत्तराधिकारी में प्राप्त नहीं करेगा? पिता। ऐसा प्राविधान उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले किसी भवन किराएदार धर्म से हिंदू की मृत्यु के पश्चात अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में पिता किराएदारी उत्तराधिकारी से प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकारी 1956 की धारा 8 के अनुसार पिता क्लास सेकंड का उत्तराधिकारी है तथा शेष क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन
1972 अंतर्गत किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अभाव में किराए में शामिल है? जल कर शामिल है, धारा 7 में दिया गया है। निम्न में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर लेने देने किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21 की उपधारा 1 के परंतु के अंतर्गत धारा 6 माय का नोटिस है। देने की आवश्यकता नहीं है यदि परिसर के क्रय के 3 वर्ष के पश्चात निर्मोचन आवेदन दाखिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 21 अथवा 22 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश का प्रवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा। उत्तर प्रदेश शहरी किराए पर किराए बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किराए पाने के लिए हकदार व्यक्ति के बारे में किसी वास्तविक विवाद की स्थिति में किराएदार किसके समक्ष किराया जमा कर सकता है? क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय मुंसिफ। द मुंसिफ हैविंग जुरिडिक्शन 33 सेक्शन 30 की उपधारा 3 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 का कौन सा प्रावधान किराए पर दी गई केवल भूमि पर लागू होता है जहां किराएदार ने मकानदार की सहमति से स्थायी संरचना की है और व्यय किया है? सेक्शन 22। कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत अधिसूचित किसी विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त है भूमि के प्रयोगों अथवा जनसंख्या घनत्व के मानकों को परिवर्तित करना।